बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात खुश आमदीद लेक्चर 7 में। इससे पहले कि हम लेक्चर 7 को स्टार्ट करें, मैं क्विकली रिव्यू करता हूं कि हमने लेक्चर नंबर 6 में क्या किया था। लेक्चर नंबर 6 में आपने वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का कंपोनेंट 1 शुरू कर दिया था। शुरू में बुनियादी चंद डेफिनेशंस, जिस तरह एक्विफर क्या होता है, एक्विक्लूट क्या होता है, वाटर टेबल क्या है, ड्रॉ डाउन क्या चीज़ है, कोन ऑफ डिप्रेशन क्या है, सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, पोरोसिटी क्या है, परमेबिलिटी क्या है, ये वो बुनियादी डेफिनेशंस थी जो आपने पढ़ी। और इसके बाद आपने देखा ट्यूबवेल की किस्में बेस्ड ऑन फ्लो कंडीशंस। तो हमने देखा कि 3 किस्म के ट्यूबवेल थे। एक को वाटर टेबल वेल कहा जाता है, दूसरे को प्रेशर वेल कहा जाता है, और तीसरी टाइप ट्यूबवेल की इनफिल्ट्रेशन गैलरीज थी। तो आज लेक्चर 7 में जो मौजूआत हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले ट्यूबवेल की किस्में बेस्ड अपॉन द डेप्थ ऑफ द ट्यूबवेल, वो कितनी होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वाटर सोर्स यानी ट्यूबवेल के लिए जो ग्राउंड वाटर पे वाटर सोर्स बेस करता है, उसके लिए ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्यूबवेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ट्यूबवेल की कंस्ट्रक्शन के तरीके क्या हैं। और आखिर में आज के लेक्चर के इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि ट्यूबवेल लगने के बाद उसके कौन से क्वालिटी टेस्ट 2 किए जाते हैं। तो आए हम चलते हैं लेक्चर नंबर 7 की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ वेल्स अकॉर्डिंग टू डेप्थ। अकॉर्डिंग टू डेप्थ हम वेल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहले शैलो वेल्स और दूसरे डीप वेल्स। शैलो वेल क्या होते हैं? वो वेल जो 100 फुट या उससे कम डेप्थ के हों उनको शैलो वेल्स कहा जाता है। इसकी 2 इकसाम होती हैं। पहली किस्म तो आपने आमतौर पे देखा होगा, गांव में या पुराने वक्तों में लोग कुआं खोद लेते थे और उससे पानी डोल के जरिए निकाला जाता था, और वो इतना डीप नहीं होता था, 30 फुट 40 फुट 50 फुट हद ये उसकी डेप्थ होती थी। तो एक तो इसकी ये फॉर्म है शैलो वेल की, और दूसरा आप ट्यूबवेल भी शैलो लगा सकते हैं। शैलो वेल के साथ 2 इश्यूज हो सकते हैं। पहला, वाटर टेबल ऑफ शैलो वेल इज लाइकली टू फ्लक्चुएट, दस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट सर्टन। अब शैलो वेल्स में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ज़्यादा वो फ्लक्चुएट कर जाए उसका लेवल, तो उसमें से पानी निकालना मुश्किल हो जाता है। आप कोई बड़ा ट्यूबवेल किसी बड़े सिटी का शैलो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो गया, पानी नीचे चला गया तो वो खुश्क हो जाएगा, आप पानी उससे मज़ीद नहीं ले सकते, वो रिलायबल नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटा गांव है और वहाँ एक्विफर अच्छा है, वहाँ और थोड़े डिस्चार्ज का ट्यूबवेल लगाना है, वहाँ ज़रूर आप शैलो ट्यूबवेल लगा सकते हैं। दूसरा जो इशू शैलो वेल्स में होता है वो उनकी पानी की क्वालिटी के बारे में होता है, कि क्योंकि वो आमतौर पे हाई वाटर टेबल जहाँ पे मिलता है 5 फुट पे 6 फुट पे पानी, वहाँ पे ये शैलो वेल्स लगाए जा सकते हैं। तो कोई पोल्यूटेड वाटर अगर सीप करके अंदर चला गया उसके, तो उसने वाटर टेबल को कंटेमिनेट कर देगा, और जब आप उसको निकाल के पिएंगे तो आप पे हेल्थ इम्पैक्ट्स आप पे हो सकते हैं, आपको और इश्यूज हो सकते हैं। ये 2 इश्यूज उनके साथ होते हैं कि एक तो फ्लक्चुएशन वो वाटर टेबल की इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और दूसरा क्वालिटी का इशू होता है। तो दूसरी जो टाइप विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ है ट्यूबवेल की, वो है डीप वेल्स, और ये उर्फ आम में इनको ट्यूबवेल भी कहा जाता है। अगर वेल की डेप्थ 100 फुट या 100 फुट से ज़्यादा हो तो फिर हम उसको डीप वेल कहते हैं। आमतौर पे जो बड़े सिटीज़ हैं जिनमें आबादी ज़्यादा होती है, उनके लिए अगर ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, वो अच्छी क्वालिटी का है, वो मीठा है, तो फिर हम उनके लिए डीप वेल्स लगाते हैं, जिनको हम उर्फ आम में ट्यूबवेल भी कहते हैं। मिसाल लाहौर की है आपके सामने। लाहौर के नीचे बहुत बड़ा एक्वेफर है,
बड़ा अच्छा रिलायबल है। और लाहौर में जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस वक्त 600 ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो पूरे लाहौर शहर को पानी दे रहे हैं। डीप वेल के कुछ फ़वाइद। पहला फ़ायदा, दे टैप वाटर फ्रॉम एक्सटेंसिव रोबस्ट, रोबस्ट कहते हैं बड़ा मजबूत, जिस पे आप रिलाई कर सकें, एक्वेफर। दस नो क्विक फ्लक्चुएशंस इन वाटर टेबल टेक प्लेस, क्योंकि वो बड़ा एक वसीओ अरीज एक्वेफर होता है। एक पानी का आप समझ लें कि एक समुंदर होता है ज़ेरे ज़मीन। तो उसमें से जब आप पानी निकालते हैं ट्यूबवेल के ज़रिए थोड़ा, तो कोई मेजर फ्लक्चुएशंस नहीं होती ट्यूबवेल के लेवल, वाटर लेवल के अंदर। तो वहाँ से आप रिलायबली ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस और ज़्यादा क्वांटिटी में पानी निकाल सकते हैं। किससे? डीप वेल से। दूसरा फ़ायदा, गिव लार्ज यूनिफॉर्म यील्ड, यील्ड को भी मैं डिफाइन करूंगा। तीसरा फायदा, यूजुअली वाटर क्वालिटी इज गुड, क्योंकि वो बड़ा डेप्थ से पानी लेते हैं और ऊपर से पानी अगर सीप करता भी है तो वो नीचे पहुंचते 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 जो मुख्तलिफ तहों में से गुजरता है ज़मीन की, वो नेचुरली फिल्टर आउट हो जाता है और क्लीन हो जाता है उस वक्त जब वो वाटर टेबल तक पहुंचता है। अब यील्ड क्या चीज है? यील्ड वो सेफ अमाउंट ऑफ वाटर है दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्वेफर विदाउट एक्सेसिव ड्रॉडाउन। ये लफ्ज गौर करने के काबिल है, एक्सेसिव ड्रॉडाउन। तो अगर एक आप रोबस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग एक्वेफर से पानी लेते हैं, तो जब आप उससे डीप वेल से पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो ड्रॉ डाउन है वो आमतौर पे 10 से लेके 30 फुट तक होता है। उसके बाद पानी नीचे मजीद नहीं जाता और वहां ठहरा रहता है। आप पंप करते रहते हैं और पानी वहां ठहरा रहता है। अगर एक्सेसिव ड्रॉ डाउन हो जाए, 100 फुट हो जाए, 200 फुट हो जाए, तो वो सारा का सारा पानी पंपिंग मशीनरी से भी नीचे चला जाता है और आपका ट्यूबवेल खुश्क हो जाता है, आप उससे पानी नहीं निकाल सकते। तो सेफ यील्ड वो मिकदार है पानी की जो आप किसी भी एक्वेफर से निकाल सकते हैं विदाउट एक्सेसिव ड्रॉ डाउन। अब एक्वेफर अगर तो मजबूत है तो आप ज्यादा पानी भी निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा वो वीक है तो आप ज्यादा पानी ना निकालें, थोड़ा निकालें, जो फिर आप लंबे लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप 24 आवर भी पंप करते हैं तो एक्सेसिव ड्रॉ डाउन नहीं होता। मिसाल के तौर पे आधे क्यूसेक का आपने ट्यूबवेल लगा लिया, तो वो ट्यूबवेल हो सकता है 24 घंटे चलता रहे, लेकिन उसी एक्वेफर में जो इतना मजबूत नहीं है, आपने 4 क्यूसेक का ट्यूबवेल लगा लिया, तो जैसे ही आप ट्यूबवेल चलाएंगे वो फौरन उस ट्यूबवेल के बोर को खाली कर देगा और आपको उसको रोकना पड़ेगा, या वो ड्राई चलना शुरू हो जाएगा और पंपिंग मशीनरी खराब हो जाएगी। तो ये थी यील्ड की डेफिनेशन। अब आ जाएं वो क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आपने करनी है वाटर सोर्स बेस्ड ऑन ग्राउंड वाटर को फाइनलाइज करने से पहले कि उसको लगाना किस जगह है। इसको मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। बगैर इन्वेस्टिगेशन के ट्यूबवेल लगाना ऐसा ही है जैसा कि आप एक अंधेरे गड्ढे में छलांग लगा दें जिसकी डेप्थ का आपको कोई पता नहीं है। अगर वो कम गहरा हुआ तो आप बच जाएंगे, और अगर वो ज्यादा गहरा हुआ तो फिर आप जख्मी हो जाएंगे। तो लिहाजा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अगर ये सही लग गया तो पानी कम्युनिटी को सप्लाई होगा, और अगर ये फेल हो गया तो कम्युनिटी को पानी सप्लाई नहीं हो सकता। पूरी वाटर सप्लाई स्कीम फेल हो जाती है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछा दिया, आपने ओवरहेड रिजर्वायर बना दी वहां पे, और ट्यूबवेल का पता चला गलत जगह लग गया, पानी ही नहीं, तो फिर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बेकार चली गई और आपको मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया जाएगा
कि जनाब ये इनका कसूर है, इनको सज़ा दी जाए, इन्होंने ये सारी की सारी स्कीम फेल करवा दी। तो ये बड़ी अहम जिम्मेदारी का काम है, सोर्स की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना और छान फटक करके अच्छी तरह फिर उसकी जगह को फाइनल करना जहां कामयाबी के चांसेस सबसे ज़्यादा हो। तो मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा जो आपने जब करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो आपका जो सिलेक्शन है साइट की, ट्यूबवेल लगाना किस जगह लगाना है, वो इंशाअल्लाह ठीक होगी। सबसे पहले आप एक इलाके में फिरें ज़रा जहां ट्यूबवेल लगाना आपने, और वहां देखेंगे क्या वहां पहले भी कोई ट्यूबवेल लगे हुए हैं। आप अगर लगे हुए हैं तो इन्वेस्टिगेट एंड मेजर डिस्चार्ज। आप पूछें उनसे, मालिक से, कि आप ये जो ट्यूबवेल है ये कितने डिस्चार्ज का है। अगर उसको नहीं पता फर्ज करें तो आप मेजर कर सकते हैं। आप उसको कहें जी ट्यूबवेल चलाएं, एक कोई बाल्टी मंगवा लें वहां पे। आप जब पानी उसमें गिरे आप अपना मोबाइल फोन से स्टॉप वॉच अपनी स्टार्ट कर दें, जब वो भर जाए तो बंद कर दें। फीते से आप मेजरमेंट लें कि इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम को जब आप टाइम से डिवाइड करेंगे, जितनी देर में वो भरा है, वो ट्यूबवेल का डिस्चार्ज आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो आप मेजर भी कर सकते हैं। फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि ये आप ट्यूबवेल कितनी देर मुसलसल चलाते हैं। अगर वो ये कहे कि ये तो जी 18-18 घंटे चलता है, पानी ख़त्म ही नहीं होता जी, और इसका मतलब ये है कि वो एक्वेफर रोबस्ट है, अच्छा है। आप एक प्रिलिमिनरी अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। फिर आप उससे पूछ सकते हैं इसकी डेप्थ कितनी है। फिर आप पूछ सकते हैं कि स्टेनर अगर है इसमें लेंथ कितनी है। ये आमतौर पे जो ज़रूरी ट्यूबवेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको इतना इल्म नहीं होता, लेकिन बहरहाल अगर उसको मालूम है तो आप पूछ लें। इन्वेस्टिगेशन अबाउट ड्रा डाउन अगर आप पूछ सकते हैं उससे, ड्रा डाउन कितना होता है, आमतौर पे नहीं पता होता। कंटिन्यूस, ये ज़रूर आप मालूम कर सकते हैं। ई पार्ट जो है कंटिन्यूस रन ऑफ ट्यूबवेल इन आवर्स, आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने ट्यूबवेल को मुसलसल ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे चलाया। अगर वो कहे कि मैंने इसको 18 घंटे चलाया और पानी फिर भी ठीक आ रहा था, तो आप समझ जाएं कि ये एक्वेफर रोबस्ट है, ड्रॉ डाउन बड़ा रीजनेबल है और ये वाटर सप्लाई को इस पर बेस किया जा सकता है। दूसरा स्टेप इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी सर्वे, इसको ERS कहते हैं। ये क्या चीज़ है? ये आप इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं ज़मीन में से, और वो जो रिस्पॉन्स आता है उसको इंटरप्रेट किया जाता है और देखा जाता है कि स्टेटा क्या है। ये काम ट्रेंड हाइड्रोजियोलॉजिस्ट कर सकते हैं। तो कंपनियां अवेलेबल है जो आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी सर्वे करके देती हैं। ये आपका काम नहीं है, ये दूसरे बंदे का काम है, उसका नाम है हाइड्रोजियोलॉजिस्ट। वो उनके पास मशीनें भी होती हैं, वो करके आपको बता देंगे। फर्ज करें कि आप कहते हैं जी मुझे 4 जगह पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कर दें, तो वो चारों जगह पे करके डाटा कंपाइल करके आपको ये बता सकते हैं कि कौन सी जगह सबसे बेहतर है। तो आप उनको इन्वॉल्व करें, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी करवाएं। और मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि स्ट्रिक्टली फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। नंबर 3, ट्रायल बोर। हाइड्रोजियोलॉजिस्ट अगर 4 या 5 प्रॉब करता है एक एरिया में और कहता है कि ये साइट नंबर 1 सबसे बेहतर है, तो सब आप वहां ट्रायल बोर करें। ट्रायल बोर के दौरान देखें कि पानी कितने फासले पे आ रहा है, स्टेटा कौन कौन सा आ रहा है, तो वो भी आपको कुछ आइडिया देता है। चेक यील्ड एंड ड्रॉ डाउन इफ पॉसिबल यूजिंग ट्रायल बोर। ट्रायल बोर के अंदर कुछ छोटा पंप डाल दें और उसको चला के देखें कि एक्सेसिव ड्रॉ डाउन तो नहीं हो गया, बोर खुश्क तो नहीं हो गया। अगर बोर खुश्क हो गया, एक्सेसिव ड्रॉ डाउन हो गया, इसका मतलब है वो एक्वेफर ठीक नहीं है, आप छोड़ दें। आप दोबारा से इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी पे चले जाएं, नई जगह तलाश करें, नए सिरे से इन्वेस्टिगेशंस करें। ये चौथा पॉइंट था इन्वेस्टिगेशन में। तो यहां आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। इन 4 स्टेप पे आपने पहले इलाके को जायजा लिया, अपनी मालूमात ली, मालूमात लेने के बाद आपने
हाइड्रोजियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया, उसको प्रोस्पेक्टिव साइट्स बताई, उसने वहाँ प्रॉब किए, आपसे रिजल्ट शेयर किए और फिर एक साइट को फाइनल किया, आपने वहाँ ट्रायल बोर करवाया और अगर हो सका तो वहाँ छोटा पंप डाल के चला के देख लिया कि सिचुएशन क्या है। अगर आपकी तसल्ली हो जाए देन प्रोसीड, अदरवाइज आप पूरा प्रोसेस दोबारा नए सिरे से शुरू करें। अब आ जाए ट्यूबवेल कंपोनेंट्स की तरफ। आपके सामने एक तस्वीर है, इसमें एक ट्यूबवेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम दिखाए गए हैं। ये जो नीला पोर्शन है ये एक वेफर है, ये उसकी ऊपर वाली सतह है जिसको हम वाटर टेबल कहते हैं। ये पोर्शन जो है इसमें पानी नहीं है, ये खुश्क है, ये कोई भी और स्टेटा हो सकता है। ये लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक ये ट्यूबवेल को शो कर रही है। सबसे नीचे वाला पार्ट जो है उसमें वो ब्लाइंड होता है, इसको हम बेल प्लग कहते हैं। बेल प्लग आमतौर पे 2 फुट से लेके 10 फुट तक लंबा होता है। बेल प्लग के बाद आप देखें ये पोर्शन जो है ये स्टेनर है। स्टेनर वो पाइप है जिसमें परफोरेशंस होती हैं और जिसके अंदर पानी एंटर होता है वेफर से। ये पंप लगा हुआ है, पंप जो है पानी को पंप करता है ऊपर और जिस पाइप में वो पंप करता है उसको हम कहते हैं कॉलम पाइप। जब पानी पंप होना शुरू होता है तो कुछ थोड़ा सा पानी नीचे जाता है और फिर ठहर जाता है, उसके बाद मजीद नीचे नहीं जाता, पंपिंग होती रहती है। इसको हम ड्रॉडाउन कहते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये पाइप जिसमें कोई परफोरेशन नहीं है ट्यूबवेल का पाइप, इसको ब्लाइंड पाइप कहा जाता है। यहां ऊपर पहुंच के आप देखें कि ये मोटर की फाउंडेशन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। इलेक्ट्रिक मोटर इस पंप को चलाती है और पंप पानी ऊपर पुश करता है और जब पानी ये बाहर आने लगता है तो आप ये देखें कि यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगी हुई है जो प्रेशर को मेजर करती है। उसके बाद यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वेल्व लगा हुआ है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में पानी को फ्लो की इजाजत देता है। नॉन रिटर्न के वेल्व के बाद एक स्लूस वेल्व लगता है, पानी गुजरता है और फिर चैम्बर से बाहर आता है। ये जो पीले रंग का आप देख रहे हैं ये पंप हाउस है। पंप हाउस के ऊपर एक आयरन गर्डर रखा होता है। ये इसलिए होता है कि मोटर को अगर उठाना है तो बहुत भारी होती है, तो चेन पुली ब्लॉक होता है, वो इस गर्डर में डालते हैं, इससे बांधते हैं और फिर उसको खींचते हैं तो ये मोटर ऊपर उठ जाती है और आप इसको रिपेयर के लिए लेके जा सकते हैं। पानी जब बाहर निकलता है तो यहाँ एक एयर वेल्व लगा होता है चैम्बर के बाहर और फिर ये ट्रांसमिशन लाइन से होता हुआ ये ओवरहेड रिजर्वायर में आ गया। ये एक ओवरहेड रिजर्वायर है और यहाँ से एक डिलीवरी पाइप है जो कि इसको फर्दर कम्युनिटी को सप्लाई करता है और ये लेवल जो है ये नेचुरल सरफेस लेवल है। तो ये मैंने आपको डायग्राम दिखा दी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्यूबवेल। आए हम वन बाय वन इनको डिफाइन भी करें। अब स्टेनर क्या चीज है? स्टेनर इज ए परफोरेटेड पाइप टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द एक्विफर। उसको हम क्या कहते हैं? स्टेनर, ब्लाइंड पाइप। इट इज माइल्ड स्टील पाइप यूज्ड टू सपोर्ट द बोर। अब बोर को इतना गहरा है उसको उस हालत में रखने के लिए ये पाइप सपोर्ट फराहम करता है। इसमें कोई सुराख नहीं होता, स्टेनर में सुराख होते हैं और वो सुराख किस लिए होते हैं? एक्विफर का पानी ट्यूबवेल के अंदर आ सके। नंबर 3 पंप। पंप क्या करता है? इट पुशेस वाटर अप, ऊपर, फ्रॉम द एक्विफर। एक्विफर से पानी को ऊपर पुश करता है। नंबर 4 कॉलम पाइप। ये क्या काम करता है? पंप पुश वाटर into column pipe which takes it into the water supply system।
रेजरवायर में ले जाएगा, या अगर डायरेक्ट पंपिंग है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ले जाएगा। मोटर रोटेट्स shaft which in turn rotate impellers in the pump। पंप के अंदर इम्पेलर्स लगे होते हैं, ये शायद आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पंप्स पढ़ाए गए हों। तो मोटर का काम है पंप को चलाना। पंप चला, पानी पुश हुआ तो सिस्टम में गया, ये तरतीब होती है। तो ये थे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स एक ट्यूबवेल के। अब हम आ जाते हैं ट्यूबवेल की कंस्ट्रक्शन की तरफ। इसकी कंस्ट्रक्शन के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। हम 1 बाय 1 इन तीनों को देखेंगे। कौन सा मेथड कहाँ पे यूजफुल है, इस पे भी डिस्कशन होगी। तो ड्रिलिंग रिग्स यूज होती हैं ट्यूबवेल को बोर करने के लिए। वो जो इक्विपमेंट है उसको रिग कहा जाता है, याद रखिएगा, रिग, RIG, रिग। तो पहला मेथड ट्यूबवेल बोर करने का परकशन मेथड है। परकशन मेथड सूटेबल कहां पे है? अगर सैंडी सॉइल है तो ये मेथड इस्तेमाल हो सकता है। अगर रॉकी सॉइल है जहां पे आपने बोर करना है तो फिर परकशन मेथड नहीं इस्तेमाल होगा। फिर एक दूसरा मेथड इस्तेमाल होगा जिसका जिक्र आगे आ रहा है। स्पीड ऑफ बोरिंग इज स्लो। इसमें जरा काम आहिस्ता आहिस्ता चलता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड। बोर इज सपोर्टेड बाय माइल्ड स्टील केसिंग ड्यूरिंग ड्रिलिंग। जब ड्रिल हो रहा होता है तो माइल्ड स्टील केसिंग साथ साथ नीचे ड्राइव की जाती है, जो फिर बोर को सपोर्ट करती है। आप जरा तस्वीर देखें, ये NSL है, नेचुरल सरफेस लेवल, ये जमीन है। ये एक ट्राइपॉड सी खड़ी करते हैं, बहुत बड़ी सी। इसमें एक पुली होती है। यहां पे पुली में एक स्टील की रोप होती है, ये इसके साथ बंधी होती है, या इसको वाइंड किया होता है इसके गिर्द, और इसके साथ आप एक प्लंजर लगा देते हैं। ये एक पाइप सा होता है, इसके अंदर, प्लंजर के अंदर नीचे इस एंड पे तेज एक एज होता है, इसको मैं कटिंग एज कहूंगा। और इसके साथ ही एक फ्लैप लगा होता है। जब ये प्लंजर नीचे गिराया जाता है हाइट से, तो ये जमीन को काटता है और जमीन कट के इसके अंदर चली जाती है। ये फ्लैप ऊपर होता है, और जब ये ऊपर गुजर जाता है तो फिर ये फ्लैप दोबारा नीचे गिर जाता है, और वो सॉइल इसमें आहिस्ता आहिस्ता इस प्लंजर में भरनी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ जब ये अमल हो रहा होता है, ये सुराख नीचे जा रहा होता है, तो ये बाहर की तरफ माइल्ड स्टील की एक केसिंग जो है वो भी वजन डाल के उसको भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे ड्राइव किया जाता है। तो जैसे जैसे बोर नीचे जाता है, माइल्ड स्टील की केसिंग जो है नीचे जाती जाती है, और जिस आपने लेवल तक ट्यूबवेल लेके जाना हो ये वहां तक चली जाती है। जब ये प्लंजर भर जाता है तो फिर इसको साइड पे उतार के खाली किया जाता है और दोबारा से बोरिंग शुरू कर दी जाती है। ये फिर भर जाता है, इसको फिर खाली किया जाता है, यहां तक कि आपका ट्यूबवेल का बोर मुकम्मल हो जाता है, और साथ ही साथ आप माइल्ड स्टील की केसिंग भी इसके अंदर डाल देते हैं। जब ये काम मुकम्मल हो जाता है तो फिर आप ब्लाइंड पाइप और स्टेनर जो भी आप देख के आए हैं उनको आप वेल्ड करते हैं, वेल्ड करके नीचे लटकाते हैं, और जो स्पेस रह जाती है इस केसिंग और ट्यूबवेल के स्टेनर और माइल्ड स्टील के दरमियान उसको आप पी ग्रेवल से भर देते हैं। ये आगे चल के इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा मेथड जो है उसको
रिवर्स रोटरी मेथड कहा जाता है। रोटरी घूमना, यूज्ड फॉर सैंडस्टोन, अगर पत्थर हो, सैंडस्टोन हो, पत्थर तो बहुत सख्त लफ्ज है, सैंडस्टोन होता तो कहते तो स्टोन ही है लेकिन जरा नरम होता है, कट जाता है वो। एंड ऑल्सो फॉर सैंडी सॉइल, अगर सैंडी सॉइल है वहां भी ये इस्तेमाल हो जाता है। बोर इज सपोर्टेड बाय बेंटोनाइट, क्ले एंड मड ड्यूरिंग ड्रिलिंग। अब बोर को परकशन में किसने सपोर्ट किया था? आपने जो माइल्ड स्टील केसिंग नीचे डाली थी उसने सपोर्ट किया। यहां क्या चीज सपोर्ट करेगी बोर को? यहां बेंटोनाइट क्ले का लेप कर दिया जाएगा साइडों पे, और वो इसको केव इन नहीं होने देगी जो आप बोर कर रहे हैं। अब आए, बिल्कुल ब्रीफली मैं इसको बताता हूं। एक रिग लगी होती है, उसके साथ ये पाइप होता है और इसके एंड पे डायमंड बिट लगी होती है, इसके अंदर डायमंड्स होते हैं। डायमंड्स जो है ये काट देते हैं चट्टान को भी। तो ये बिट जब घूमती है और इस पाइप के जरिए मड की स्लरी बेंटोनाइट और पानी में मिला के इसके अंदर इंजेक्ट की जाती है, तो ये सुराख भी करती है और साथ साथ ये जो आप मड और स्लरी अंदर डालते हैं ये साइडों पे मड प्लास्टर लेप करती जाती है, तो जिसकी वजह से ये बोर खड़ा रहता है अपनी जगह पे। अब ये जो काटती है चिपिंग्स वगैरह, ये पानी क्योंकि यहां से आप इंजेक्ट कर रहे हैं और इसने बाहर निकलना है इस स्पेस से, तो ये जो चिपिंग्स है इनको साथ लेके बाहर निकलता है और आप एक गड्ढा खोदते हैं जिसमें ये मड और चिपिंग्स चले जाते हैं और ये इसमें जमा होते रहते हैं। बोर प्रोसीड करता रहता है। आप अपनी डिजायर्ड डेप्थ पे पहुंच के, बोर खड़ा हुआ होता है बेंटोनाइट प्लास्टर की वजह से, आप स्टेनर ब्लाइंड पाइप लोअर करते हैं और लोअर करने के बाद ग्रेवल पैक करते हैं और फिर इसको वॉश करते हैं। ये बेंटोनाइट की क्ले सब की सब वॉश हो जाती है। इसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका काम नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड हैं। रिवर्स रोटरी मेथड है, परकशन है, स्ट्रेट रोटरी है, और उसकी थोड़ी सी तफसील आपको पता होना चाहिए, मेथडोलॉजी क्या है। तीसरा मेथड स्ट्रेट रोटरी मेथड, वो क्या था? पिछला रिवर्स रोटरी मेथड, ये उसके उलट है, इसलिए हमने इसको स्ट्रेट रोटरी कहा है। ये सूटेबल होता है सैंडी स्ट्रेटा के लिए सिर्फ और सिर्फ, बाकी नहीं ये इस्तेमाल हो सकता। अगर कहीं रॉक है तो वहां नहीं इस्तेमाल हो सकता। बोर कुड बी ड्रिल्ड, अब इसका फायदा क्या है? एंड पुट टू ऑपरेशन in less time as compared to percussion and reverse rotary। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि बड़ी जल्दी आप 2-3 दिन में ट्यूबवेल ऑपरेशनल कर देते हैं। बोर इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये फर्क है रिवर्स रोटरी में और स्ट्रेट रोटरी में। रिवर्स रोटरी में बोर बेंटोनाइट क्ले की जो लेयर है वो सपोर्ट करती है, और यहां आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से बोर को केव इन नहीं होने देते, गिरने नहीं देते। आप जरा देखें इसकी तस्वीर है, ये इसकी तस्वीर है। अब जो रिवर्स रोटरी था वहां पानी इस पाइप के अंदर आ रहा था, अब यहां उल्टा है, ये यहां से बाहर जा रहा है। आप एक रेजरवायर बनाते हैं, रेजरवायर जो है उससे पानी बोर के अंदर आता है, ये पाइप के एंड पे डायमंड बिट लगी होती है। जैसे जैसे ये डायमंड बिट बोर करती है तो पंप से पानी सक किया जाता है, बाहर से पानी आ रहा होता है, ये इसको सक करता है पानी को भी और जो चिपिंग्स कट जाती हैं उनको भी, और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलता है। और ये जो बोर खड़ा रहता है ये इस प्रेशर की वजह से, जो बाहर का रेजरवायर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये केव इन नहीं होता, गिरता नहीं है। तो जैसे ही बोर मुकम्मल होता है आप इसमें स्टेनर और ब्लाइंड पाइप डाल देते हैं, ग्रेवल पैकिंग कर देते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि रिवर्स रोटरी में
जब आप ग्रेवल पैकिंग कर देते हैं तो एक स्टेप और करना पड़ता है। वो क्या है? वो है वॉश करना। बेंटोनाइट क्ले जो लगी हुई है उसको धो देना ताकि पानी तो बाहर से आए ना अंदर। इसमें क्योंकि बेंटोनाइट क्ले नहीं लगती, वॉशिंग का स्टेप ओमिट हो जाता है, इसलिए ये बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। वॉशिंग में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ये 3 मेथड्स थे ट्यूबवेल को बोर करने के। ग्रेवल पैकिंग की बार बार बीच में बात हुई, तो अब हम ग्रेवल पैकिंग की तरफ आ जाते हैं। ग्रेवल पैकिंग इन ट्यूब वेल्स। पी ग्रेवल पैकिंग is done in the annular space between stainer slash blind pipe and dug bore hole। अब इस पी ग्रेवल क्या है? पी ग्रेवल वो ग्रेवल नहीं है जो आपने पत्थर लिया, उसको पीसा या क्रश किया तो ग्रेवल बनानी, नहीं, ये वो ग्रेवल बिल्कुल भी नहीं है। ये नेचुरली मिलती है और अटक के ज़िले में शकरदरा, सरवाला, शीबाग ये विलेजेस हैं जहाँ के में ये नेचुरली पाई जाती है। आप खोदें, नीचे से आपको ये बनी बनाई ग्रेवल, और ये बड़ी गोल सी होती है, स्मूथ होती है, ये आपको मिलेगी। और ये पूरे पाकिस्तान में वहाँ से सप्लाई होती है ट्यूबवेल्स के लिए। तो ये आम ग्रेवल नहीं है, याद रखें। इसके फायदे क्या हैं? आपने क्या किया? बोर किया। बोर में आपने ब्लाइंड पाइप और स्टेनर डाल दिया। अब बोर और ब्लाइंड पाइप और स्टेनर के दरमियान जो एनुलर स्पेस है, इसको आपने पी ग्रेवल से भर दिया। फायदा क्या होगा? 2 फायदे हैं। नंबर 1, इंक्रीज यील्ड ऑफ द ट्यूबवेल। ये अमल ट्यूबवेल की यील्ड को बढ़ा देता है, यानी कि जो पानी आप ट्यूबवेल से ड्रॉ करते हैं, आप ज़्यादा पानी ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 2, एलिमिनेट सैंड पंपिंग। ये सैंड जो आसपास से जो लेयर्स होती हैं ट्यूबवेल के इर्द गिर्द, वहाँ से सैंड आती है, तो ये उसको भी रोकता है, ये जो पी ग्रेवल की पैकिंग है। ये 2 इसके फायदे हैं। अब मैं आपको इसकी एक तस्वीर दिखाता हूं। आपके सामने ये NSL है। ये वो स्ट्रेटा है जिसमें कोई पानी नहीं। यहां से एक वेफर स्टार्ट हो जाता है, नीला रंग है, ये वाटर टेबल है। ये जो बाहर की लाइन है, ये ओरिजिनल बोर है जो आप करते हैं। ये 24 इंच डायमीटर से लेके 30 इंच डायमीटर तक होता है। जब ये मुकम्मल हो जाता है तो इसके अंदर आप स्टेनर और ब्लाइंड पाइप ये सारे वेल्ड करके बारी बारी ये डाल देते हैं, इंक्लूडिंग दी बेल प्लग। ये स्टेनर है और ये जो पोर्शन है ये इसको ब्लाइंड पाइप कहते हैं, इसमें कोई सुराख नहीं होता। अब ये स्टेनर और ब्लाइंड पाइप आ गए और ये आपका बोर है। अब इनके दरमियान जो खला है, इसको ये देखें, ये पी ग्रेवल पैकिंग, ये इसमें हमने पैक कर दिया। अब होता क्या है, अगर परकशन हो तो परकशन में जब आप ये सारी लोरिंग कर देते हैं स्टेनर और ब्लाइंड पाइप की, तो आप थोड़ी सी पी ग्रेवल भरते हैं ऊपर से 1 फुट, और इसको जो केसिंग बाहर की होती है उसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं। फिर आप 1 फुट पी ग्रेवल भरते हैं और वो जो केसिंग परकशन में होती है उसको ऊपर खींच लेते हैं, और ये अमल जारी रहता है जब तक कि आप पूरा बोर भर देते हैं। रिवर्स रोटरी में आप पी ग्रेवल की पैकिंग कर देते हैं और फिर बोर को वॉश करते हैं और सारी बेंटोनाइट साफ हो जाती है ताकि पानी स्टेनर के अंदर आ सके। स्ट्रेट रोटरी में क्योंकि कोई बेंटोनाइट की यहाँ लेयर नहीं है और स्ट्रेटा एज सच ओरिजिनल मौजूद है, जैसे ही आप लोरिंग करते हैं पी ग्रेवल की, आप पैकिंग करते हैं तो आपका बोर मुकम्मल हो जाता है। तो पी ग्रेवल को एनुलर स्पेस बिटवीन ब्लाइंड पाइप, स्टेनर एंड
एक्चुअल बोर जो डायमीटर होता है उसके दरमियान स्पेस में भरा जाता है। इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये यील्ड को बेहतर कर देती है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो सैंड आसपास के स्टेटा से अंदर आ सकती है ट्यूबवेल के, जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, वो नहीं आने देती। तो ये इसका फ़ायदा है, ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके बगैर ट्यूबवेल नामुकम्मल रहता है। अब हम चलते हैं मेजर टेस्ट ऑफ द ट्यूबवेल। आज हम एक टेस्ट पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट टेस्ट है वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 8वें लेक्चर में पढ़ेंगे। मेजर टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट है वर्टिकलिटी टेस्ट। आपका ट्यूबवेल वर्टिकल भी है कि नहीं। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पंपिंग मशीनरी, आप प्रॉपर फंक्शनिंग से क्या मुराद है? अवॉइड एक्सेसिव वियर एंड टियर, फ्रीक्वेंट रिपेयर्स। फिर हम कहते हैं कि पंपिंग मशीनरी प्रॉपर काम कर रही है। अगर बोर टेढ़ा हो तो पंपिंग मशीनरी प्रॉपर काम नहीं कर पाती, उसकी बार बार रिपेयर की ज़रूरत पेश आती है, बार बार आपको ट्यूबवेल बंद करना पड़ता है, आपके अखराजात उस पर आ जाते हैं। इसलिए ये टेस्ट किया जाता है कि ट्यूबवेल वर्टिकल है या नहीं। पेमेंट से पहले उसको चेक कर लें, जब आप पेमेंट करने लगें कि ये आपने पेमेंट कर दी, फिर बाद में मसला हो जाएगा। A tube should not be out of plumb more than 1/2 inch in 100 feet। 100 फुट में आधे इंच से ज्यादा आउट ऑफ प्लम नहीं होना चाहिए। आधा इंच हो गया है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आधे इंच से ज्यादा है, उस ट्यूबवेल को आपने एक्सेप्ट नहीं करना, रिजेक्ट कर देना है। इसलिए कि कंट्रैक्टर ने उसको अच्छे तरीके से नहीं किया और साथ साथ वर्टिकलिटी को चेक नहीं किया और लापरवाही से जल्दी में वो कर दिया है। अब वो टेढ़ा हो गया है, आपने उस बोर को रिजेक्ट कर देना है। नया बोर आपने कहना कि किया जाए जो कि वर्टिकलिटी की टेस्ट को पास करे। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपके लिए बाद में मुसीबत बन जाएगी। ये तरीकाकार है वर्टिकलिटी चेक का। अब ये बोर हो गया, आपका ट्यूबवेल लग गया है, ये लाइन ट्यूबवेल की है। ये ब्लाइंड पाइप और स्टेनर मैंने अलहदा से तो नहीं शो किया, लेकिन ये डायमीटर बता रहा है 10 इंच से लेके 8 इंच तक आमतौर पे ट्यूबवेल का डायमीटर होता है। ये शायद मैं पीछे बताना भूल गया था, मैं आपको बता भी देता हूँ। अभी दोबारा मैं पीछे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये ट्यूबवेल का डायमीटर क्या होता है। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको दिखाया हुआ है। ओरिजिनल बोर जो है वो 24 इंच से लेके 30 इंच तक होता है, और इसके अंदर जो ट्यूबवेल है वो 8 से 10 इंच उसका डायमीटर होता है, स्टेनर का भी और ब्लाइंड पाइप का भी। तो आगे जो मैं वर्टिकलिटी टेस्ट में दिखा रहा हूं वो ट्यूबवेल है, वो ओरिजिनल बोर नहीं है। आपने ट्यूबवेल लगने के बाद उसकी वर्टिकलिटी चेक करनी है। जब ब्लाइंड पाइप और स्टेनर लग गए हैं, उससे पहले वर्टिकलिटी चेक नहीं हो सकती, याद रखिएगा। चलते हैं वापस। अब जनाब ये ट्यूबवेल लग गया, लगने के बाद आपने एक ट्राइपॉड लेनी, वहां कंट्रैक्टर को कहना है, ये कंट्रैक्टर का काम है, आपको चेक करवाए। आपने एक पुली वहां लगवानी है या वो लगाएगा, उसके साथ एक स्टील रोप होगी, स्टील रोप के साथ एक प्लंजर आप बंधवाएंगे, और इस प्लंजर का डायामीटर, अगर ट्यूबवेल का डायामीटर 10 इंच है तो इसका 9 इंच होना चाहिए, और अगर ट्यूबवेल का डायमीटर 8 इंच है तो इसका कितना होना चाहिए? 7।
1 इंच कम, और इसकी लेंथ 25 फुट होनी चाहिए। ये तकरीबन 10 फुट ऊपर से आप इसको नीचे डाउन करना शुरू करें। अगर तो बोर वर्टिकल है तो ये थ्रू एंड थ्रू एंड थ्रू नीचे तक चलता जाएगा, और अगर बोर टेढ़ा है तो ये वहां पे किसी ना किसी जगह जाके रुक जाएगा, जो ये बताएगा कि बोर ट्रूली वर्टिकल नहीं है। क्योंकि ये जो प्लम्ब है, जिसको आप आम मिस्त्रियों की ज़ुबान में कहते हैं कि जी ये साल में नहीं है, दीवारें बनती हैं ना तो वो एक लट्टू सा होता है और एक उन्होंने धागा सा लिया होता है उन्होंने, आपने देखा होगा, तो वो लटका के देखते हैं कि ये दीवार सीधी भी जा रही है कि नहीं जा रही, उसको कहते हैं ये दीवार साल में है। साल का मतलब सीधी, बिल्कुल ट्रूली वर्टिकल। तो ये भी एक वो लट्टू लटकाते हैं, ये आप प्लंजर को भी बड़ा लट्टू समझ लें। तो ये आपने लटका के इसकी वर्टिकलिटी को चेक करना है। अगर तो ये 100 फुट तक चलता चला जा रहा है तो इसका मतलब है बोर आपका वर्टिकल है, और अगर थोड़ी बहुत उसमें खामी भी है तो वो, क्योंकि ये 1 इंच कम है इससे, तो वो गुजरता जाएगा। अगर ये कहीं जाके अड़ गया और नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि ½ इंच से ज़्यादा आउट ऑफ प्लम है। And when the tubewell is out of plumb more than ½ inch, reject the tubewell. क्यों? कि वो क्वालिटी पे पूरा नहीं उतर रहा, पंपिंग मशीनरी के प्रॉब्लम्स होंगे, आपने उसको कबूल नहीं करना। तो अजीज़ तलबा, आज का लेक्चर नंबर 7 हम यहाँ ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन इंशाल्लाह हम करेंगे जल्दी, और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखें। कोरोना दोबारा आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा है, आपने एहतियात करनी है। मास्क, हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंस। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आपको हमेशा खुश रखे और बहुत तरक्की दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।